नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल दूत जी, जिनसे हम किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी। दूत जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में किसानों का एक बड़ा मामला छाया हुआ है लैंड पुलिंग वाला। बिल्कुल। तो क्या लैंड पुलिंग योजना किसानों के हित में है या सरकार इसको विकास को प्राथमिकता दे रही है? देखिए राम जी, लैंड पुलिंग अगर सही दिशा में काम करके योजनाबद्ध तरीके से की जाए तो बिल्कुल किसानों के हित में हो सकती थी। लेकिन सरकार ने इसके कुछ जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, उसमें कुछ चीज़ें हिडन रखी हैं। उस हिडन की वजह से हमारे ध्यान में आया कि ये हिडन चीज़ें जो हैं बाद में किसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि भारतीय किसान संघ ने जब इस विषय को उठाया, किसानों की नाराज़गी को देखा, तो सबसे पहले सवाल हमारा सरकार से ये आया कि आप जो भूमि अधिग्रहण करना चाह रहे हैं, 17 गांव के लगभग 1 लाख एकड़ ज़मीन आप लेना चाह रहे हैं। कुंभ जो आता है 12 साल में एक बार आता है। 6 महीने के लिए आपको किसानों की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। 6 महीने की ज़मीन के बाद आप बाकी के जो टाइम होता है उस पर किसान उस पर खेती करता है, आप वापस किसानों को दे देते हो और किसान उस पर अपनी खेती करने लगता है। 6 महीने का आप उसको जो भी किराया होता है या कंपनसेशन मुआवजा बोलते हैं वो देते हो। आप अगर उसको स्थायी लेना चाहते हो किसानों से, तो कुंभ के बाद उस ज़मीन का आप उपयोग क्या करना चाहते हो ये बताएं पहले तो। सरकार का कहना है कि हम उसमें 50% डेवलप करके किसान को वापस करेंगे, 50% पे हम डेवलपमेंट के कार्य करेंगे, जैसे कि पार्क बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, दुनिया की चीज़ें उन्होंने जो कही। अब सवाल ये आता है कि 1 लाख एकड़ में कितना बड़ा आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, और क्या वहाँ इतने बड़े डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उज्जैन में? इतनी वहाँ की पॉपुलेशन है जो इतने बड़े एरिया के लिए आप डेवलपमेंट करना चाहते हो? दूसरी चीज़, आप इतनी बड़े एरिया को जब आप डेवलप करोगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी? उसका लोड जो आएगा सरकार पे ही आएगा निश्चित रूप से, तो खर्चा तो बढ़ेगा आपका। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जब आप 50% ज़मीन किसान को वापस करोगे, मान लीजिए कोई 2 एकड़ का किसान है, 1 एकड़ ज़मीन आपने उसकी डेवलप कर ली, क्या वो बाकी की बची 1 एकड़ ज़मीन पर खेती कर पाएगा दोबारा? संभव नहीं है। उससे भी बड़ी बात ये थी कि आप उसको जो मुआवजा राशि देने के लिए बात कर रहे थे वो सरकारी रेट से डबल देना चाह रहे हो। अब मान लीजिए कई जगह स्थिति ये होती है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कि सरकारी जो रेट होता है वो बहुत कम होता है और एक्चुअल रेट जो होता है मार्केट का वो बहुत हाई होता है। उस स्थिति में वहाँ भी किसानों को घाटा हो रहा था। तो कुल मिला के सरकार लैंड पुलिंग के मामले में स्पष्ट रूप से कोई जवाब दे नहीं पा रही है। अच्छा, हमने कहा कि अगर आपका कोई प्रपोजल है तो इस प्रपोजल को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइए, किसानों की सहमति लीजिए, समाज से भी। शायद वो विधानसभा में विधेयक पास भी कर दिया लैंड पुलिंग का। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी उसमें, हाँ, उसमें शायद बताया गया कि जैसे किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो 2.5 एकड़ में सरकार अपना काम करेगी और 2.5 एकड़ उसको डेवलप करके देगी। हाँ। अब इसमें अब एक क्वेश्चन ये मार्क ये आता है, हम और भी प्रोजेक्ट देखते हैं सरकार के, जैसे कि रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहण करती है, बीडीए है, यूआईडीए है और तमाम डेवलपमेंट के हाउसिंग बोर्ड हैं, एजेंसियां की काम करी। हमने ये देखा, हमारा प्रीवियस जो अनुभव रहा है कि डेवलपमेंट की इनकी टाइम लिमिट कुछ होती नहीं है गवर्नमेंट की। स्पेशली ये 2 साल का प्रोजेक्ट बोल के 10-10 साल डेवलप नहीं कर पाते। तो क्या किसान 10 साल तक इंतजार करेगा? आपने ज़मीन ले ली, आप डेवलप करके वापस करोगे। आपने अगर 10 साल तक डेवलप नहीं किया तो किसान के पास क्या ऑप्शन है? किसान कहाँ जाएगा? दूसरी चीज़, कोर्ट में भी किसान नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि एक तो ज़मीन चली गई, दूसरा कोर्ट कचहरी के चक्कर। और वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि केस लगाने के बाद खुद इंसान को पता नहीं होता कि कब जीतेगा। सरकार से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जिस पे ये लैंड पुलिंग एक्ट जो है ना एक विवाद की स्थिति बनी। निश्चित तौर पे हमने सरकार से कहा इस चीज़ को कि क्योंकि इसमें हमारे साथ अखाड़ा परिषद भी आए कई, उन्होंने भी समर्थन किया किसान संघ का, किसानों का समर्थन किया। हमारा ये कहना था कि आप सीमेंट कॉन्क्रीट की वहाँ जो स्थायी निर्माण करना चाहते हो, साधु महात्मा जो आते हैं वो 2 महीने 3 महीने के लिए वहाँ आते हैं, वो एक आस्था का केंद्र है। वो वहाँ तपस्या करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, साधना करने आते हैं। उनके पैर में चप्पल नहीं होती, वो नंगे पैर मिट्टी पे कंफर्टेबल रहते हैं। आप सीमेंट कॉन्क्रीट की डेवलप रोड बनाओगे वहाँ पे, मार्च में कुंभ आएगा, मार्च में गर्मी कैसी होती है, वो तपेगा तो साधु महात्माओं को क्या आराम मिलेगा उससे? तो ऐसे तमाम विषय जो रहे उसको सरकार क्लियर नहीं कर पा रही अभी तक। इन्होंने जो पारित भी कर दिया इसको विधानसभा में, वो भी एक विषय है कि भैया आपको इतनी जल्दी क्या थी?
कोई भी जब क्या क्या मतलब जी, ये जो बिल लेके आए थे जी उससे पहले क्या सरकार ने किसान संगठन या किसानों के किसी ग्रुप समूह को बुलाकर क्या डिस्कस किया था किस तरह का हम बिल लेके आने वाले हैं? देखिए, हम भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार किसान संघों या किसानों से बात करेगी। बिल की जानकारी आ गई थी, हमें पता चला था कि ऐसा सरकार बिल लाने वाली है, और हम लोगों ने सरकार को पहले भी आगाह किया था इस चीज़ को लेकर के कि भाई आप बिल अगर लाना चाहते हो तो पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाओ, डिस्कशन करो। लेकिन हम इंतजार करते रहे, किसानों को पता नहीं चला और बिल पास हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि सरकार इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। अच्छा, भारतीय किसान संघ जैसा सूत्रों ने बताया, अखबार में मीडिया में खबर छप रही है कि भारतीय किसान संघ इसको लेकर दिल्ली भी गया था, तो क्या कुछ आश्वासन मिला दिल्ली से कि देखिए कि इस पूरे प्रकरण में गलती क्या हुई कि जब विरोध शुरू हुआ, सरकार ने कुछ जगहों पे कुछ किसानों को, विरोध करने वाले किसानों को घर से उठाया, जेल में डाला, डराया, धमकाया। चूँकि जब ये स्थिति बनी तो हमारे उज्जैन के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि वो हम लोग किसानों के बीच में काम करते हैं, किसानों से हमारा बहुत अच्छे संपर्क रहते हैं, घर जैसी बात होती है, किसान अपना दुख दर्द हमसे कहता है। जब हमारे कार्यकर्ताओं तक बात पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया इस चीज़ का कि भाई आप इस तरीके से किसानों को बोलने से नहीं रोक सकते। तो बात और बिगड़ी। फिर जब बात बिगड़ी तो प्रदेश स्तर तक आई। प्रदेश के जो हमारे अधिकारी थे, संगठन के वरिष्ठ लोग थे, उन लोगों ने सरकार से इस विषय में बात करना चाहिए, तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जब यहाँ भी इस स्थिति नहीं बनी तो फिर इस विषय को लेकर हमने हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व था दिल्ली में, वहाँ उनको जानकारी में डाला। जब उनकी जानकारी में आया ये सब विषय, तो उन्होंने हमारे हमारे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, काफ़ी अच्छे किसान नेताओं में उनका नाम है। उन्होंने राज्य सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को एक पत्र लिखा इसी विषय को लेकर के। उसमें विस्तार से 7-8 बिंदु थे। उसमें सरकार को उन्होंने बताया कि आप ये जो चीज़ करना चाह रहे हैं लैंड पुलिंग, इनमें कुछ कमियां हैं, इनको आप ये ठीक करिए, और पहले किसानों से चर्चा करिए, किसान संगठनों से चर्चा करिए, प्लस और माइनस पॉइंट पे डिस्कस करिए, उसके बाद इसको करिए। बात वहाँ भी नहीं जमी। वहाँ से पत्र आने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं गया, कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाला गया, और प्रस्ताव पास हुआ। तो फिर ये बात हमारे क्योंकि अखिल भारतीय नेतृत्व था, जो काफ़ी वरिष्ठ लोग होते हैं, उन्हें बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व था उनको इस चीज़ से समझाया, बताया उनको कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है। फिर वहाँ के जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व था, उन्होंने फिर आगे की घटनाक्रम आपको मालूम कि अमित शाह जी ने इनको बुलाया और इस विषय में जानकारी मांगी, क्या है क्या नहीं है। तो लगा वहाँ पे भी कि अभी ये वहाँ पे भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, वर्तमान में लैंड पुलिंग को लेकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, तो क्या कुछ स्टैंड सरकार का लैंड पुलिंग को लेकर वर्तमान में? देखिए, सरकार बैकफुट पे तो है, ये हमें समझ में आया, क्योंकि सरकार जो जल्दबाजी कर रही थी लैंड पुलिंग को लेकर के, वो उन्होंने अभी कुछ उसमें ढील आई है। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, तो किसानों के साथ चर्चा करना चाहिए इन विषय पे। तो जब तक चर्चा नहीं होगी किसानों से, तो हम नहीं मान सकते कि किसानों के साथ लैंड पुलिंग के मामले में तो सरकार है। अच्छा, कुछ दिनों पहले खाद की बड़ा संकट मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ था, किसान लंबी लंबी कतारों में लगे थे, पुलिस ने उनके ऊपर, किसानों के ऊपर लाठी भी भांजी थी। देखिए, खाद का संकट तो अभी भी है, अभी भी शिकायतें लगातार आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं दो चीज़ों की गड़बड़ हुई है, जो हमने स्पष्ट रूप से सरकार को भी बोला है, प्रशासन को भी बोला है, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस चीज़ को उठाया। पहली चीज़ के इनको जब पता था कि खाद कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि होता क्या है इसमें कि हर फसल का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ग्राम सेवक के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उससे सरकार के पास पूरा आकलन होता है कि कितनी मक्का बोई जाएगी, कितना सोयाबीन बोया जाएगा, कितनी धान बोई जाएगी। जब पूरा आकलन सरकार के पास होता है तो उन्हें ये भी पता होता है कि किस में कितना खाद की आवश्यकता होगी। यानी कि उनको पूरा पता था पहले से कि हमें इस बार कितनी खाद की आवश्यकता लगेगी किसानों को। आपने उसको प्लस करके डिमांड नहीं भेजी, आपको पहले से स्टॉक करके रखना चाहिए था। अब हर बार ये होता है कि जब सीज़न आ जाता है, जब तक आप सोते रहते हैं, बैठकें करते रहते हैं, और जब सीज़न चालू हो जाता है, जब आनन फानन में डिमांड भेजते हैं, टाइम पे सप्लाई हो नहीं पाती, क्योंकि इतना बड़ा बल्क में जब आना होता है चीज़ें तो टाइम लगता ही है।
मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भी, कुछ और भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी। तो ये सरकार की इसमें लापरवाही दिखती है कि निश्चित रूप से सरकार को पहले से ही स्टॉक करके रखना चाहिए था। अच्छा, चूंकि मक्का की जो फसल है उसकी कई कपड़ा इंडस्ट्री में डिमांड हो चुकी है, मेडिकल इंडस्ट्री में डिमांड हो चुकी है, एथेनॉल में डिमांड हो चुकी है, तो सरकार का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल्योर रहा कि मक्का की इस बार भारी मात्रा में पैदावार होगी। निश्चित रूप से देखिए, सरकार भी मिलेट्स को प्रमोट कर रही है और किसानों का भी रुझान रहता है, बशर्ते उसको भाव मिले। और अभी वर्तमान में स्थितियां जो मक्का को लेकर है, किसानों में जागरूकता बढ़ी है, मक्का की तरफ रुझान बढ़ा है किसानों का। तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें, सरकार का जो कृषि विभाग है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही तो है कि अगर आपके पास जानकारी नहीं थी तो आप कर क्या रहे थे इतने समय से, और जानकारी थी तो आपने फिर अपडेट ऊपर नहीं किया। अगर अपडेट ऊपर था तो फिर आपने डिमांड क्यों नहीं भेजी? तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार योजनाएं बना सकती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम विभाग का होता है। विभाग अगर कहीं किसान परेशान हो रहा था, निश्चित रूप से इसमें विभाग का फेलियर स्पष्ट होता है। अच्छा, वर्तमान में सरकार ने सोयाबीन की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी नहीं है, कई जगह फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो सरकार ने इस बीच में सोयाबीन के दाम देने के लिए भावांतर योजना लेके आई है। और चूंकि 2018 में भी भावांतर योजना सरकार ने लेके आई थी, इलेक्शन से पहले 2017 से 2018 में रही है, लेकिन सरकार 2018 का पैसा अभी तक नहीं दे पाई भावांतर का, और वापस से मोहन सरकार भावांतर की स्कीम लेके आ गए। तो क्या भावांतर कितना क्या फायदेमंद रहेगी किसानों के लिए? देखिए, भावांतर जो है ना, एक अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में सरकार यूज़ करती है, और अल्टरनेट ऑप्शन जो है हर बार सफल हो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले जब भावांतर योजना आई थी उस टाइम भी स्थिति ये थी कि मंडियों में रेट बहुत गिरे हुए थे, और फसलें पानी की वजह से, दूसरी वजह से थोड़ा क्वालिटी में दिक्कत आई थी। तो सरकार ने मंडियों में रेट कम होने की वजह से भावांतर योजना लाए थे, क्योंकि समर्थन मूल्य पर खरीदी में एक FAQ का प्रॉब्लम आता है कि समर्थन मूल्य पर अगर सरकार खरीदती है तो FAQ का पालन करना पड़ता है। स्टैंडर्ड जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। तो उस स्थिति में बहुत सारे किसान जो हैं समर्थन मूल्य पर अपनी फसल सरकार को भी नहीं दे पाते। तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भावांतर योजना थी। इसमें ये था कि जो किसान का भाव, फसल कैसी भी ख़राब हो, कैसी भी हो, उसको भावांतर के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाए। लेकिन जब पहले आई थी तो उसमें कुछ उसके जो दुष्परिणाम थे वो देखने में आए। देखने में ये आया कि भावांतर योजना में एक मॉडल रेट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ये प्रदेश की 4 प्रमुख मंडियों का एवरेज जो मैक्सिमम रेट होता है उसका एवरेज निकालते हैं, उसको मॉडल रेट घोषित करते हैं। उस मॉडल रेट से समर्थन मूल्य का डिफरेंस अमाउंट किसानों को देते हैं ये खाते में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहला, कि जिस किसान की फसल ख़राब हुई है, जाहिर सी बात है उसका रेट तो मंडी में उसे मिलना नहीं है। अब मान लीजिए आपने मॉडल रेट घोषित करा 450 रुपये के उदाहरण के रूप में, किसान की फसल बिक गई 3000 रुपये, आप उसको दोगे 450 और 5328 के बीच का डिफरेंस अमाउंट। लेकिन जो 4500 और 3000 के बीच का डिफरेंस अमाउंट है वो तो किसान का घाटा हो गया, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। ये ड्रॉबैक आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें देखने में ये भी आए कि जब जब सरकार मॉडल रेट घोषित करती है, जब तक तो रेट मंडी में ठीक चलते हैं। व्यापारी इस मामले में थोड़े समझदार निकल जाते हैं। मॉडल रेट घोषित होते ही सरकार, व्यापारी जो है मॉडल रेट से नीचे खरीदी शुरू कर देते हैं किसानों से। अब किसानों की तो मजबूरी है, क्योंकि मंडी के माध्यम से भावांतर मिलना है, तो मंडी में उसे बेचना ही है। मंडी में व्यापारियों की मोनोपाली होती है। अब सारे मंडी में अगर ये स्थिति बन जाती है कि मॉडल रेट से नीचे व्यापारी खरीदना शुरू कर देता है, अल्टीमेटली किसान को लॉस होना ही है उसमें। अब अगर आप उसको 3000 का उसका भाव मंडी में बिक रहा है उसका सोयाबीन, आप 800 रुपये कुछ उसको पैसा दे रहे हो, तो उसको लाभ क्या हुआ? 3800 ही पड़ा ना उसको, तो वो फिर भी 4500 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है वो तो यहाँ एक कुछ कमियाँ भावांतर योजना में हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने में आई कि कई बार किसान जो मंडी में बेच देता है व्यापारी के माध्यम से, व्यापारी लोग उसमें कलाकारी करके वो भावांतर का लाभ लेने लगते हैं। किसानों के पेपर लेके कुछ भी करके, सब तरीके होते हैं उनके पास, तो वो भावांतर का लाभ ले लेते हैं और किसानों को पैसा नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स थे इस भावांतर योजना में, जिस वजह से ये फेल हुई। तो जाहिर सी बात है सरकार को भावांतर योजना में जो कमियां उसको दूर करना चाहिए। 2017 में शिवराज सरकार ने स्कीम लेके आई, 2017 का पैसा दिया, 2018 का पैसा आज भी पेंडिंग है 500 रुपये पर क्विंटल सोयाबीन का भावांतर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए,
निश्चित रूप से राम जी, इसमें सरकार ने गलती करी है। 500 रुपये अगर सरकार ने बोला था तो किसान को देना चाहिए था। अब सरकार इसके पीछे तर्क ये देती है कि सरकार हमारी, शिवराज जी ने बोला था, सरकार चेंज हुई, कमलनाथ जी आ गए, कमलनाथ जी ने कहना था कि हमने तो बोला ही नहीं था। नहीं, कमलनाथ सरकार थी जब शिवराज जी खुद बोलते थे अलग अलग मंचों पे हाँ। कि भावांतर तो आपको देना ही पड़ेगा, हम लड़के ले लेंगे। हाँ। अब चूंकि वर्तमान में खुद केंद्रीय मंत्री है और सरकार भी भाजपा की मध्य प्रदेश में, तो क्या वो 2018 का पेंडिंग जो सोयाबीन का भावांतर था 500 रुपये, क्या मिलेगा? है उम्मीद आपको? देखिए, सरकार कई चीज़ों में बोल जरूर देती है, लेकिन उस पर क्रियान्वयन करना सरकार करते हुए दिखाई देता नहीं है। हमने भी कई बार इस विषय को उठाया है कि पुराना 500 रुपये जो बकाया है वो आप दो किसानों को, लेकिन अभी सरकार ने इस विषय को कहीं भी कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया है। अच्छा, इस बीच में आपको एक और चीज़ टोकना चाहूँगा, ये सोयाबीन का 2018 का पेंडिंग था। 2019 में कमलनाथ सरकार ने भी गेहूं पे बोनस देने की घोषणा की थी और 2019 का 160 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का बोनस भी बकाया है किसानों का। सरकार किसी की भी है, मतलब सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, लेकिन जनता के लिए वो सरकार ही है। सरकार ही है तो सरकार पे पेंडिंग, वो कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है। तो वो सोयाबीन का गेहूं का 160 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी 2019 का कमलनाथ सरकार का बकाया है। तो ये किसान संघ भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा क्यों नहीं उठाता, भावांतर और ये बोनस का बकाया? एक्चुअली देखिए राम जी, इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा। ये किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि किसानों को लेकर घोषणाएं बहुत होती है, सारे राजनीतिक दल किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब खुद का समय आता है उन वादों को पूरा करने का तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के बच के निकल जाते हैं। निश्चित रूप से ये समस्याएं, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, कुछ विषय ऐसे रहे हैं जिस पे सरकार की लापरवाही दिखाई देती है। 500 रुपये शिवराज जी के समय के थे, वो नहीं मिले। 160 रुपये कमलनाथ जी के समय के थे, वो किसानों को नहीं मिले। अच्छा, किसान संघ चूँकि इन सब विषयों में लगातार बोलता रहता है, दबाव भी बनाता है, लेकिन समस्याएं इतनी है, तत्कालिक विषय इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पुरानी समस्याएं पीछे रह जाती हैं और नई समस्याएं खड़ी हो जाती है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे लैंड पूलिंग एक्ट, ये आज की डेट में इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि अगर इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक फिर टोकना चाहूँगा कि ये अकेला उज्जैन का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में इसी तरह के हालात होंगे जब लैंड पूलिंग होगा। तो निश्चित रूप से जो आपने बोला कि मतलब मतलब किसान से 5 एकड़ जमीन लेंगे, 2.5 एकड़ में सरकार अपना काम करेगी, 2.5 एकड़ डेवलप करके देगी, तो आपने बोला कि कई बार 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। सरकार ने ये लैंड पूलिंग एक्ट के माध्यम से एक, ये समझ लीजिए, ट्रायल शुरू किया है, और अगर उनका ये फार्मूला फिट हो गया तो हमें निश्चित रूप से लगता है भविष्य में कि सरकार इसको सभी पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेगी। इसीलिए हम इस विषय को गंभीर मानते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर ये इनका ट्रायल यहाँ पे किसान अगर झुक गया तो हो सकता है ये स्थिति पूरे प्रदेश में बने। तो इस मुद्दे पे तो लड़ाई आगे जारी रहेगी, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा इस पर। अच्छा, सरकार बार बार बोलती, शिवराज सरकार हो चाहे मोहन सरकार हो, कि हम लोग किसानों को 0% ब्याज पर पैसा मुहैया, कर्ज मुहैया करा रहे हैं, तो इसमें क्या कितनी कुछ सच्चाई है? राम जी, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं राजनीतिक मंचों से बोलते हैं, सरकारें वादे बहुत करती हैं, उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई वाली कंडीशन हमेशा छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन, जैसे कि कई जगह अपन स्टार लगा हुआ देखते हैं, कंडीशन अप्लाई हो जाता है, उस कंडीशन अप्लाई में वो सारी कहानी छुपा देते हैं। यही स्थिति 0% ब्याज की स्थिति है। अब सरकार बोलती है कि हम किसानों को 0% ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो ये मेंशन नहीं करती है स्पष्ट रूप से कि ये सोसाइटी के माध्यम से मिलेगा। जबकि बैंक से लोन लेता है किसान, केसीसी तो सरकारी बैंकों से भी बनती है किसानों की, प्राइवेट बैंकों से भी केसीसी बनती है, वहाँ उसको कोई लाभ नहीं मिलता 0% का। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को भी स्पष्ट करना चाहिए, कोई भी अगर घोषणा करती है, योजना बनाती है, तो स्पष्ट होना चाहिए दिशा निर्देश उसके लिए। हाँ, क्योंकि वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, आप बता रहे कि जिला सहकारी बैंक में 0% ब्याज पे पैसा मिलता है किसानों को, लेकिन मोस्टली किसान SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI हर जगह से अपना कराता है, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा ब्याज भुगतना पड़ता है उसे। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि सहकारिता के अपना मापदंड है, वो एक लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेशन है। बिल्कुल, देखिए दोनों में फ़र्क। सहकारिता में किसानों को एक सीमित पैसा मिलता है सोसाइटी के माध्यम से, और बैंकों के माध्यम से उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है। और कितना कुछ कर्जा होगा, मतलब कि अप्रेजन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर किसान के ऊपर क्रॉप लोन तो कहीं ना कहीं है प्रदेश में। राम जी, कर्जे का आकलन तो मैं आपको क्या बताऊं, ये समझ लीजिए कि
कर्जा बढ़ता जा रहा है, किसान की कमर झुकती जा रही है, फसलों के भाव मिल नहीं रहे और किसान इस स्थिति में आ गया है कि अगर यही स्थिति बनती है तो मुझे लगता है आने वाले 10 सालों के बाद खेती किसानी की दुर्गति निश्चित रूप से होना है। क्योंकि आज ये स्थिति बन गई है, हम लोग देखते हैं समाज में भी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, लेकिन खेती में लाभ ना होने की वजह से किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता। वो शहरों में जाके 8-10 हज़ार की नौकरी करना पसंद कर रहा है, लेकिन गांव में अपने पिताजी के साथ खेती करना पसंद नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसियाँ इसके लिए जिम्मेदार है। जो किसान लगातार कर्जदार होता जा रहा है, सरकार वाहवाही लूटती है, हम ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा ये जा रहा है कि किसानों को कर्जदार बनाती जा रही है और कहीं ना कहीं किसानों को उसका नुकसान भविष्य में देखने को मिलेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन वही किसान जो अपनी फसल निकाल रहा है, जैसे गेहूँ निकालता है, वो अपना 26 रुपये किलो में बेचता है और वही यहाँ पे आटा बन के 40 से 45 से 50 रुपये किलो तक बिक रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ी मोनोपॉली सिस्टम जो चल रहा है व्यापारी वर्ग का, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ ये मोनोपॉली सिस्टम भी किसानों को कर्जदार बनाने के जिम्मेदार है। दिक्कत क्या आती है, हम समर्थन मूल्य का सपोर्ट क्यों करते हैं? समर्थन मूल्य की खरीदी का हम यही नहीं, हम केवल गेहूँ चना सोयाबीन या धान के लिए नहीं बोलते, हम तो सरकार से हमेशा कहते रहे हैं कि लगभग किसानों के द्वारा उत्पादन की गई हर फसल का समर्थन। हाँ, क्योंकि सोयाबीन अकेली छूट रही है 3 फसलों में। हाँ। मूंग खरीद रही सरकार, गेहूँ खरीद रही, सोयाबीन ही नहीं खरीद रही। तो हाँ, तो हम तो ये कहते हैं सरकार से हमेशा आग्रह करते हैं कि आप हर वो फसल का समर्थन मूल्य घोषित करो जो किसान उत्पादन करता है, और उसके समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था भी निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब सरकार खरीदी करती है तो बाज़ार में कंपटीशन क्रिएट होता है, उस स्थिति में व्यापारी अपना रेट सरकार के बराबर लेके आता है, और जब सरकारी खरीदी नहीं होती है किसी भी क्रॉप की समर्थन मूल्य पे, तो जाहिर सी बात है व्यापारी की मोनोपॉली होती है और आपकी मजबूरी है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है किसान के पास, उसे व्यापारी को देना ही है अनाज। तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि गेहूँ 20 रुपये किलो 26 रुपये किलो सरकार अगर खरीद रही है तो वो मार्केट में 40 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो व्यापारी इसका लाभ कैसे ले रहा है और किसान को इसका लाभ अधिक से अधिक कैसे मिल जाए। तो इसमें थोड़ा सा सरकार को नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। चूँकि सोयाबीन की बात चल रही थी, भावांतर की बात चल रही थी, तो एक तिलन संघ हुआ करता था, वो शायद बंद हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो क्या वापस से तिलन संघ को आना चाहिए? तिलन संघ एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी सोयाबीन के लिए। उसमें तिलन संघ क्योंकि एक अपने आप में एक संगठन बना के सरकार ने एक सहकारी समिति की तरह काम करता था, वो किसानों से खरीदता था और तेल उत्पादन के लिए तेल के लिए काम करता था। कहीं ना कहीं वो उनके बंद होने से सोयाबीन में तो किसानों को नुकसान हो रहा है, और सरकार को इस तरह के चीज़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे सरकार के ऊपर जो लोड आता है वो भी कम होगा और एक स्थायी व्यवस्था किसानों के लिए 12 महीने की बन जाएगी। तो निश्चित रूप से ये जो बंद हो चुकी सरकारी संस्थाएं, इनको तो सरकार को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। प्रदेश में लंबे समय से मंडी और सहकारिता के चुनाव नहीं हुए हैं, सरकार किसानों के अधिकारों को छीन रही है। देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, विषय है, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अन्याय वाली बात है किसानों के साथ। मंडी की व्यवस्था जो है लगभग 8-9 साल हो गए हैं, मंडी के चुनाव नहीं हुए, सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, सरकार ने प्रशासक बिठा के रखे हैं। इसका मतलब सीधे तौर से ये है कि मंडी में किसानों के हितों से समझौता किया जा रहा है, सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के हितों से समझौता किया जा रहा है। क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों पे या लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है? भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब चुनाव होते हैं तो अच्छे लोग चुनकर आते हैं, तो वो नवाचार करते हैं, नई नई व्यवस्थाएं बनती है। अब आपने अधिकारियों को उनका जो चार्ज दे रखा है, वो अधिकारियों के पास पहले से ही बहुत काम है, मंडी की तरफ देखते ही नहीं है, सोसाइटी की तरफ देखते नहीं है, तो व्यवस्थाएं तो डिस्टर्ब होती हैं उससे। तो एक जनप्रतिनिधि होता है, वो चूँकि जनता का चुनाव हुआ था, जनता के हितों के हिसाब से काम करता है, तो वो वहाँ चिंता करता है, वहाँ पे जो भी व्यवस्था होती है उसकी चिंता करता है, समय देता है। लेकिन अधिकारी के पास समय नहीं है पहले से, उसको आप एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये तो व्यवस्था गड़बड़ होना है उसमें। अच्छा, प्रदेश में प्याज खरीदी और लहसुन खरीदी के समय पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था शिवराज सरकार में। उसके बाद में शिवराज ने एमएसपी लाने की बात की थी सब्जियों पे, तो वो आज तक एमएसपी आ नहीं पाई है। वर्तमान में खुद कृषि मंत्री है। देखिए ये मैंने पहले भी बताया राम जी आपको कि ये किसानों का बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार किसी की भी रही हो, वादे बहुत होते हैं किसानों के लिए, लेकिन जब खुद का समय आता है तो वो वादों को भूल जाते हैं।
सब्जियों की एमएसपी की मांग भारतीय किसान संघ निरंतर उठाता रहा है शुरू से ही। शायद केरल वगैरह में बिल्कुल सरकार। निश्चित रूप से। और हम तो इससे एक कदम और आगे की बात करते हैं। हमने सरकार से हमेशा ये आग्रह करा है कि आप कोई भी फसल जो है, सब्जी है, फसल है या अपना अनाज है जिसका आप समर्थन मूल्य घोषित करते हो, जिसकी खरीदी करते हो, उसके लिए आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी खुद के लगाओ। उससे क्या होगा कि सरकार जब चीज़ें खरीदेगी, स्टॉक करेगी, तो उसकी प्रोसेसिंग करके सरकार एक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करेगी और किसानों को भी भाव अच्छा मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं देती है। बोलते सब हैं लेकिन धरातल पर काम करने में सब पीछे हट जाते हैं। कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी स्कीम लेके आई थी, आपको लगता है कि किसानों को उससे कुछ फायदा हुआ था? देखिए, ये भी बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि कर्ज माफ़ी के वजह से ही इस समय सरकार के कांग्रेस की बनी। कर्ज माफ़ी एक बड़ा चुनाव में एक, जिस तरह शिवराज जी के समय पे लाडली बहनों ने माहौल बनाया था, वैसे ही कर्ज माफ़ी ने भी माहौल बनाया था निश्चित रूप से, क्योंकि किसान परेशान था। और कर्ज माफ़ी, कौन किसान नहीं चाहता कि मुझे कर्ज से मुक्ति मिले, तो उनको फ़ायदा मिला उसका। लेकिन वही मैं जो पहले कह रहा था कि ये एक स्टार लगा देते हैं हर योजना में, और स्टार के पीछे ये हिडन करके बहुत सारी चीज़ें छुपा जाती हैं। इन्होंने कहीं भी ये वादा नहीं किया था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे तो 5 साल में करेंगे। इन्होंने कहा था हम चुनाव जीतते ही 10 रोज काउंटिंग कराई थी राहुल गांधी। लेना चाहूँगा, आप भी जानते हैं राहुल गांधी ने 10 रोज की काउंटिंग कराई थी। 10 दिन में इन्होंने कर्ज माफ़ी, मैं कहता हूँ इन्होंने साइन किए फाइल पे। जैसे ही मुख्यमंत्री बने इन्होंने फाइल पे साइन किए कर्ज माफ़ी के। लेकिन उसका शेड्यूल क्या बनाया था आपने? 5 साल। 5 साल में अगर कर्ज माफ़ी करोगे तो आप, कोई भी समझदार व्यक्ति ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ सकता है कि जिस किसान का आपने पहले साल कर्ज माफ़ किया, वो चौथे साल में तो फिर कर्जदार है। तो क्या ये रोटेशन चलता रहेगा? अच्छा, कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी का दावा किया था, क्या हुए थे? मतलब चूंकि आप किसानों के बीच में रहते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, उसमें स्लॉट बना दिए थे। पहले स्लॉट में इन्होंने 50,000 तक कर्ज माफ़ी का शेड्यूल बनाया। तो जिन किसानों के, जैसा कि आंकड़ा बता रहे हैं 27 लाख, जिनका 50,000 तक का लोन था, कर्जा था, उनके माफ़ हुए। लेकिन वो भी वही इन किसानों के हुए जो सहकारिता समिति से लोन लिए हुए थे, कर्जदार थे। एसबीआई अदर्स जो बैंक, प्राइवेट बैंक या राज्य केंद्र सरकार की जो बैंकें थी, उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ, उनका भी। दूसरा, 50,000 का जिनका कर्जा माफ़ किया आपने, उसके बाद जिनका 1.5 लाख का, 2 लाख का कर्जा था, वो तो इंतजार करते रहे कि उनका नंबर कब आएगा। आपने कहा हम 5 साल में सबका कर देंगे। अब आप ज़रा हिसाब लगाइए, जिसका 2 लाख का कर्जा पहले साल है, वो 5वें साल तक इंतजार करेगा तो उसका कर्जे की क्या स्थिति होगी? और जिसका आपने पहले साल 50,000 माफ़ कर दिया, क्या वो फिर से कर्जदार चौथे साल में तो पहुंच के फिर उसी लाइन में पीछे खड़ा हो जाएगा कर्जदारों की? तो कर्ज माफ़ी, हमने कभी भी कर्ज माफ़ी का समर्थन भारतीय किसान संघ ने नहीं किया। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सरकार, किसान कर्जदार क्यों बन रहा है, इस पर विचार होना चाहिए। आप अगर कर्ज माफ़ी कर भी दोगे, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है हमने किया, तो क्या आज किसान जिनका आपने किया कर्ज माफ़ी, वो क्या आज कर्ज मुक्त हो गए हैं क्या पूरी तरीके से? वो फिर कर्जदार हो गए। वो कर्जदार क्यों हो रहा है किसान? क्योंकि सरकार की नीतियाँ किसान हितैषी नहीं हो पा रही हैं। हम हमेशा भारतीय किसान संघ ये कहता है कि किसान हितैषी नीतियाँ बनाई जाए, किसान कर्जदार ना बने, इसके ऊपर प्रयास होना चाहिए। फसलों के भाव सही मिले, समर्थन मूल्य अगर आप घोषित करते हैं तो उसकी खरीदी की सुनिश्चितता हो, और अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था किसानों को मंडी में, जैसे कि आपकी जानकारी में होगा कि मंडी में एक एक्ट है जिसमें मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे की नीलामी नहीं होनी चाहिए। आज आप देखिए, किसी भी मंडी में समर्थन मूल्य से ऊपर बोली नहीं लगती। जब कानून बने हुए हैं, आप उन कानूनों का ही पालन आप ठीक से नहीं करा पाओगे, तो नए कानून आप कितना ही बना लो। अच्छा, चूंकि कानूनों की बात आई है, तो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लेके आई थी। देश भर में भारी विरोध हुआ, किसानों ने खूब विरोध किया, सड़कों पर उतर आए। पंजाब और दिल्ली के आपने कंडीशन हालात देखे ही थे जी। तो क्या लगता है आपको, ये जो तीनों बिल आने वाले थे, क्या किसानों के हित में थे? देखिए राम जी, क्या होता है, विरोध करना और उसके पीछे की जो, उसको बिल्कुल तिरस्कार कर देना, उसको बिल्कुल हटा देना, दोनों चीज़ें में बहुत फ़र्क होता है। भारतीय किसान संघ का स्टैंड हर चीज़ में हमेशा क्लियर रहा है, क्योंकि भारतीय किसान संघ कोई भी निर्णय लेता है तो जनता से संवाद करके, कार्यकर्ताओं से विचार करके, उसके प्लस और माइनस पॉइंट सब समझ के फिर विषय रखता है। तो जब ये 3 कृषि कानून आए थे, तो जो
चूँकि कुछ चीज़ों में सरकार की ये गलती रही कि सरकार इस कानूनों का सही से प्रचार प्रसार किसानों के बीच में नहीं कर पाई। इससे किसानों को ये चीज़ पता ही नहीं चल पाई कि इन किस कानूनों में एक्चुअल में है क्या, इससे क्या होना है, किससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये जनता को पता नहीं चला, किसानों को पता नहीं चल पाया। उस चीज़ का फ़ायदा कुछ संगठनों ने उठाया और एक आंदोलन खड़ा किया। भारतीय किसान संघ इस आंदोलन में इसलिए साथ में नहीं था कि भारतीय किसान संघ का ये मानना था कि कानून जो आए हैं किसान हित में हैं, लेकिन इनमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। अगर इनमें वो संशोधन होते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को उसका दीर्घगामी फ़ायदा होता। जैसे कि एक उसमें ये चीज़ थी कि एक जैसे किसानों की एक समूह को बना करके कंपनी बना के या कंपनी के साथ टाइप करके जिसको बोलते हैं खेती करने का एक सुझाव था उसमें, जिसमें वो कंपनियां जो बड़ी कंपनियां थी वो किसानों से टाइप करती और उनके खेत से ही फसल उठाती और उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराती। उसमें ये भ्रम फैलाया गया अन्य संगठनों द्वारा कि भाई वो कंपनियां किसानों की ज़मीन हथिया लेंगी, कब्जा कर लेंगी, या किसानों की फसल का रेट डाउन कर देंगी, क्योंकि जब मोनोपोली हो जाएगी कंपनी से आप बाउंड हो जाओगे तो वो रेट भी कंपनी तय करेगी, किसान को लाभ नहीं होगा। हमने उसका दूसरा पक्ष बताया सरकार को कि इसमें निश्चित रूप से जब बड़ी कंपनी आएंगी तो किसानों को लाभ होगा, क्योंकि 2 एकड़ का किसान भी जिसके पास संसाधन खरीदने के पैसे नहीं होते उसको प्रॉपर कंपनी के माध्यम से संसाधन मिलेंगे, ट्रैक्टर मिलेगा, हार्वेस्टर मिलेगा, उसको दवाइयाँ मिलेंगी, वैज्ञानिक मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगी, तो उसकी पैदावार निश्चित रूप से 2 एकड़ के किसान की बढ़ेगी और उसके घर से ही वो चीज़ उठा के व्यापारी लेके जाएगा। तो कुछ फ़ायदा था। कुछ कमियां थी उसमें, जैसे कि हमने उसमें सुझाव दिया था कि किसी कारणवश किसी कंपनी का और किसानों का अगर विवाद होता है तो उसमें इस कानून में स्पष्ट रूप से ये नहीं था कि किसान को कोर्ट में जाके इसमें क्लेम करना रहता है कंपनी के विरोध में। हमने उसमें सुझाव दिया था कि अगर आप इस तरह के विवाद की स्थिति बनती है तो जिला स्तरों पे एक न्यायालय की व्यवस्था अलग से करो आप, जिसमें इस तरह के प्रकरण तय समय सीमा में निपटारा किया जाए, जिससे किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगा जाए। तो ये सुझाव हमने दिया था। ऐसे और बहुत सारे बिंदु थे, करीब 10-12 बिंदु हमने सरकार को सुझाव दिए थे और सरकार से बातचीत चल रही थी। निश्चित रूप से उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकलते, लेकिन क्योंकि वो अवरोध आंदोलन जो था उग्र रूप लेने लगा तो सरकार ने निरस्त करना उचित समझा। ये सरकार की अपनी मंशा थी। बाकी देखिए, एक निश्चित हम आशावादी लोग हैं। आज से 40 साल पहले ट्रैक्टर आया था HMT का, कुछ होता नहीं था उसमें, लेकिन किसानों के लिए बहुत फ़ायदा, उसने किसानों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान उसने किया। धीरे धीरे उस ट्रैक्टर में जो टेक्निकल कमियां थी वो दूर होती गई, कंपनी अपग्रेड करती गई। आज ट्रैक्टर जो आ रहे हैं, मशीनरी जो आ रही है, इतनी एडवांस और हाईटेक आ चुकी है, बहुत आधुनिक हो गई है। आधुनिक हो गई। यही हम लोग मानते हैं कि कोई भी चीज़, नया कानून जब आता है तो पहले साल में उसके अच्छे और बुरे परिणामों के आकलन प्रैक्टिकली नहीं संभव होता है। जब धरातल पे वो काम शुरू होता है उस पर, तो उसके सुझाव आते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आती है, तो धीरे धीरे उनको सुधार करके बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। ऐसा ही भारतीय किसान संघ का मानना था कि कृषि कानून जो आए हैं उनमें कुछ कमियां थी, उनको अगर ठीक किया जाता तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद उनके बहुत बेहतर परिणाम किसानों को देखने को मिलते। लेकिन समाज में कुछ सरकार की कमी रही कि सरकार उसको सही से प्रचारित नहीं कर पाई और कुछ संगठनों ने उसका दुष्प्रचार करके माहौल ख़राब किया, तो सरकार को निरस्त करना पड़ा। फसल बीमा को लेकर प्रदेश में बड़ा बवाल मचा हुआ है। हमने कई बार देखा कि कई जगह पर रकबे छूट जाते हैं, कई गांव के गांव जिनकी फसलें बर्बाद हुई वो भी छूट जाते हैं। तो बड़ी विसंगतियां फसल बीमा को लेकर, नियम प्रक्रिया काफ़ी जटिल है उसके। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई सरलीकरण करना चाहिए सरकार को फसल बीमा का? देखिए, फसल बीमा एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है आज के डेट में। समस्या ये हो गई है कि फसल बीमा जब किसान का नुकसान होता है, मौसम की अनियमितता या कुछ भी समस्या समझ लो आप, कई बार ये स्थिति होती है कि एक खेत में पानी गिरता है, बगल के खेत में सूखा रह जाता है। वर्तमान फसल बीमा में ये समस्या है कि वो पटवारी हल्के को लेकर के फसल बीमा का आकलन करते हैं, नुकसान का आकलन करते हैं। उसमें पटवारी रिपोर्ट होती है, ग्राम सेवक की रिपोर्ट होती है और बिजली कंपनी, बीमा कंपनी के अधिकारियों की सामूहिक सर्वे की रिपोर्ट होती है। अब चूँकि एक पटवारी हल्का में बहुत सारे खेत होते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। इतने बड़े एरिया में किसी जगह पे 10% नुकसान हुआ है, किसी जगह पे 50% नुकसान हुआ, किसी जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनका वो एवरेज निकालते हैं
उस एवरेज में क्या होता है कि जिसका 10% नुकसान है उसको 50% अगर नुकसान का आकलन हो गया तो उसको वो तो फ़ायदे में पहुंच जाता है, लेकिन जिसका 80% नुकसान है वो 50% नुकसान में आकलन आता है तो उसका नुकसान हो जाता है। तो हमारी भारतीय किसान संघ की शुरू से ये मांग रही है कि फसल बीमा का सरलीकरण होना चाहिए, खेत को इकाई माना जाना चाहिए। खेत मतलब रकबा जिस किसान का नाम से है उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसका नुकसान हो तो उसके खेत की वो खुद सर्वे करा सके, सर्वे रिपोर्ट उसके पास हो और बीमा की क्लेम की कॉपी उसके पास हो, ताकि भविष्य में कभी विवाद की स्थिति हो तो वो क्लेम कर सके, कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरी चीज़, फसल बीमा में एक समस्या और है, जैसा कि आप सामान्य तौर पे देखते हैं फसल बीमा का जो प्रीमियम कटता है बैंकों के माध्यम से कटता है। कई बार किसानों को मैसेज ही नहीं पहुंच पाता कि उसके प्रीमियम कट गया, किसान को पता ही नहीं होता, और कई बार नहीं कटता और किसान भरोसे में रह जाता है कि साहब मेरा तो बीमा हो चुका होगा, और बाद में जब क्लेम लेने जाता है तो वो पता चलता है कि उसका तो क्लेम ही नहीं, प्रीमियम नहीं कटा। क्रॉप लोन में ऑटोमेटिक कट जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बैंकों के माध्यम से जो सिस्टम चल रहा है इसको भी सरकार को सरलीकरण करना चाहिए। हमने सरकार से ये आग्रह किया शुरू से कि जिस प्रकार सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हम कोई वाहन खरीदते हैं, मैं मोटरसाइकिल अगर कोई ख़रीदता हूँ तो मेरे पास स्वतंत्रता होती है कि 10 बीमा कंपनियों से जिसका कम से कम प्रीमियम हो, जो मुझे अच्छी सुविधा दे, मैं उसका इंश्योरेंस लेता हूँ। और जैसे ही मेरी गाड़ी के साथ वाहन के साथ कोई दुर्घटना होती है तो मैं तत्काल उसको फ़ोन करता हूँ, वो आता है, सर्वे करता है, रिपोर्ट करता है, 2 से 3 दिन में मुझे प्रीमियम मिल जाता है उसका जो भी नुकसान होता है। इस तरह की व्यवस्था खेती किसानी में बीमे को लेकर क्यों नहीं की जा सकती? अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो निश्चित रूप से बीमा का लाभ किसानों को मिलेगा। वर्तमान स्थिति में तो बीमा से किसानों को लाभ होता दिखाई देता नहीं है। मतलब किसान असंतुष्ट है, बहुत सारी विसंगतियाँ, फिर भी सरकार क्यों उसमें सुधार नहीं कर रही है? आप देखिए ना, असंतुष्ट होना इसलिए बनता है किसानों का, कई जगह स्थिति ये है कि जिसका 3000 का प्रीमियम कटा है किसान का, उसको 200 रुपये बीमा आया है। क्या स्थिति है? ये किस प्रकार से आकलन हुआ है? और सब उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान कभी ये जान ही नहीं पाता कि हमारा नुकसान का आकलन सरकार ने किस तरीके से किया। तो जाहिर सी बात है, दुख तो होगा, नाराज़गी तो होगी कि भाई कम से कम आप व्यवस्था ऐसी बनाइए कि जिस किसान का 3000 या 1500 रुपये प्रीमियम कटा, कम से कम मिनिमम अमाउंट 1500 रुपये या 3000 उसको मिले, जितना उसने दिया उतना तो उसे वापस हो। 100-200 रुपये का प्रीमियम तो एक मजाक बन के रह गया ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि भारतीय किसान संघ को संघ का अनुवांशिक संगठन बोला जाता है और भारतीय किसान संघ लंबे समय बाद सड़कों पे उतरा है, तो क्या कुछ इसके पीछे कारण है? मतलब देखिए, क्या कुछ राजनीति से उत्प्रोत है, क्या है? राम जी, देखिए ऐसा क्या होता है कि भारतीय किसान संघ किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा। किसानों की समस्याएं जब भी नहीं, लेकिन मतलब कई सारे आंदोलन रहे हैं, चाहे वो शिव कुमार कक्का जी के टाइम का देखें या अभी शिवराज सरकार के टाइम में मंदसौर से शुरुआत हुई थी। मतलब भारतीय किसान संघ काफ़ी दूर था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि मोहन सरकार में एकदम भारतीय किसान संघ तेजी से सक्रिय और सड़कों पर उतर आया है। तो क्या कुछ राजनीतिक वजह है इसकी? नहीं, राजनीतिक कुछ भी नहीं है राम जी। भारतीय किसान संघ समस्याओं के हिसाब से, समस्याओं के आकलन के अनुसार किसान समाज के नुकसान और फायदे का आकलन करके आंदोलन का निर्णय करता है। आंदोलन पहले भी करते थे। लैंड पूलिंग स्कीम उज्जैन से शुरुआत हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, इसको एक सहयोगी कह सकते हैं कि लैंड पूलिंग जो है उज्जैन से शुरुआत हुई। अगर वो भोपाल से भी शुरुआत होती, इंदौर से भी शुरुआत होती और किसानों का अगर उसमें नुकसान हो रहा होता तो भारतीय किसान संघ तब भी लड़ाई लड़ता। पहले भी बीमे को लेकर, मुआवजे को लेकर, किसानों को कोई भी विषय रहा हो, भारतीय किसान संघ ने निरंतर आंदोलन किए हैं। कांग्रेस की सरकार रही हो जब भी आंदोलन किए, बीजेपी की सरकार में हमने तो पूरे देश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो था 2010 में, जो मुख्यमंत्री के निवास का घेराव था, 3 दिन तक भोपाल में हमने धरना दिया था, भारतीय किसान संघ ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के हिसाब से आंदोलन करते हैं, हम किसानों की समस्याओं के हिसाब से आंदोलन करते हैं। समस्या कितनी जटिल है, किस स्तर का आंदोलन की आवश्यकता होगी, वो सब तय करके उस हिसाब से योजना बनाई जाती है। दूसरा एक विषय ये भी आता है कि संख्या के हिसाब से भी आंदोलन तय होते हैं। आज से 20 साल पहले तक भारतीय किसान संघ का जो संगठन था उसकी सदस्यता का आकलन कम था। वर्तमान में हम आज पूरे देश में 42 लाख की सदस्यता लेकर देश के सबसे बड़े किसान संगठन का गौरव प्राप्त है हमें। तो उसके हिसाब से भी आंदोलन की लड़ाई देखी जाती है कि हमारी शक्ति क्या है, हम सरकारों को किस हद तक दबाव में ला सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जैसा कि आप मंदसौर का उदाहरण लेते हैं, मंदसौर के आंदोलन में
क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको उसको एक बताना ज़रूरी समझता हूँ। मंदसौर के आंदोलन की शुरुआत किसान संघ ने की थी। निश्चित रूप से किसान संघ ने वो आंदोलन शुरू किया था। मंदसौर के आसपास जाहिर सी बात है नाराज़गी थी, आंदोलन की शुरुआत भारतीय किसान संघ ने करी थी। लेकिन जैसे जैसे उसमें दूसरे संगठन घुसते गए उसमें उसका राजनीतिकरण होना शुरू हो गया। जब राजनीतिकरण शुरू हुआ तो क्योंकि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है और वो ऐसी किसी व्यवस्था को सहयोग नहीं करता, ऐसे किसी आंदोलन को सहयोग नहीं करता जिसमें जनता की संपत्ति को नुकसान हो, समाज के दूसरे वर्ग को तकलीफ़ हो। मंदसौर में क्या हुआ आपने देखा हुआ, सब फल सब्जियां दूध सब फेंकना शुरू किया गया, चक्का जाम शुरू हुआ। जब ये सब स्थिति बनी, दूसरे संगठनों ने अराजकता का माहौल बनाना शुरू किया तो भारतीय किसान संघ ने आंदोलन से विड्रॉल किया। क्योंकि हमारा भारतीय किसान संघ राष्ट्रवादी संगठन है, अपनी मांगे को लेकर भारतीय किसान संघ लड़ाई जरूर लड़ता है सरकारों से, लेकिन ये भी ध्यान रखता है कि उससे समाज के दूसरे वर्ग को, समाज की राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान ना हो। जब इस तरह की स्थिति बनी तो भारतीय किसान संघ ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग किया। उसके बाद अराजकता का आपने देखी क्या हुआ, स्थिति बिगड़ती गई वहाँ पे। भारतीय किसान संघ के आंदोलन में आज तक के इतिहास में कभी भी चक्का जाम नहीं हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए। हमेशा वही काम किए गए जिससे सरकार तक बात भी पहुँच जाए और समाज के दूसरे वर्ग को परेशानी भी ना हो। मूंग खरीदी में भारतीय किसान संघ का बड़ा सहयोग रहा है, तो कैसे कैसे कुछ मैनेज किया था मूंग खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री को? देखिए, मैनेज की बात नहीं है, कुछ विषय सरकार गलत कर जाती है तो वहाँ सरकार को चेताना आवश्यक हो जाता है। हुआ ये कि पिछले वर्ष मूंग की पैदावार अच्छी हुई, रकबा बढ़ा। सरकार ने आखिरी समय पर यह मना कर दिया कि हम मूंग की खरीदी नहीं करेंगे। उसके पीछे सरकार ने ये आधार बनाया कि साहब मूंग में पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और इस वजह से मूंग जहरीली हो चुकी है, इसलिए सरकार इस तरह की मूंग नहीं खरीदेगी। अब जाहिर सी बात है, आप ऐसी बात करोगे जो हजम नहीं होगी तो नाराज़गी तो होगी। भारतीय किसान संघ को इस विषय में फिर किसानों के साथ खड़ा होना पड़ा। हमने सरकार से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न हमने ये पूछा कि अगर मूंग जहरीली है तो आप हमें ये प्रमाणित करके बताइए, आपके किस सर्टिफाइड एजेंसी द्वारा, कौन से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि मूंग में इतना जहर है। उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लेके आइए उस सर्टिफिकेट को, उस रिपोर्ट को। वो सरकार नहीं कर पाई। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मूंग जहरीली है तो फिर आप मुंह से बोलने से मूंग जहरीली नहीं हो जाती। दूसरा फिर एक विषय और ये भी था कि अगर आपको खरीदी नहीं करना थी तो आप 6 महीने पहले किसान को सूचित करते कि हम इस बार मूंग खरीदी नहीं करेंगे, तो किसान आपके भरोसे नहीं रहता, मूंग का पैदावार नहीं करता, दूसरी किसी फसल पे जाता। पैदावार जब बम्पर हो गई, फसल अच्छी आ गई, एंड टाइम पे किसान को भरोसा था कि सरकार खरीदेगी, उसी टाइम पे सरकार ने हाथ खींच लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गलती थी। उस समय भी भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा हुआ और चूँकि ताज़ा उस समय यूपी में खरीदी शुरू हो चुकी थी। आप चैनल के माध्यम से और हमारे सूत्रों से भी हमें पता चला कि यूपी में मूंग की खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। तो निश्चित रूप से सरकार तो वहाँ भाजपा की थी, तो एक प्रदेश में अगर मूंग जहरीली है तो दूसरे प्रदेश में भी होना चाहिए थी। तो कुछ विषय ऐसे थे जिसपे हमने किसानों के पक्ष में दमदारी से लड़ाई लड़ी और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के राहुल दूध जी, जिन्होंने किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी हस्ती के साथ। नमस्कार।